10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान देंगे। उनके पास एक चैप्टर है क्षितिज भाग 2 में मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उसके विषय में उस चैप्टर में जो भी बताया गया है, पाठ में जो कहानी है, उस कहानी को एक बार हम श्रवण करेंगे। अब इसमें एक फादर बुल्के थे, उसकी स्मृतियों से संबंधित ये पाठ है कि एक फादर बुल्के थे, उनकी जन्मभूमि क्या थी? रैम्स चैपल। वह पैदा कहाँ पे हुए थे? रैम्स चैपल में। लेकिन उन्होंने रैम्स चैपल को छोड़कर जो अपनी कर्मभूमि या कार्यभूमि भारत को बनाया, उन्हें हिंदी भाषा और उसकी जो उससे संबंधित जो बोलियां हैं, जो क्षेत्रों से संबंधित बोली है, उसके साथ वो प्यार करते थे। हिंदी भाषा से प्यार करते थे और हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उनसे प्यार करते थे। फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई। उनके साथ ऐसा होना अन्याय था। इसका कारण यह था कि वे सारी उम्र दूसरों को अमृत सी मिठास देते रहे। अर्थात वे इतने अच्छे इंसान थे कि वो सभी के साथ प्यार से रहते थे, प्यार से बोलते थे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, सभी को अमृत अर्थात एक ऐसा जिसको हम पेय पदार्थ बोलते हैं, जिसको पीने के बाद मनुष्य अमर हो जाता है, ऐसी मिठास वो देते थे। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु स्वभाव भी साधुओं का था। उनका देखने का उनका जो चेहरा दिखता था या उनकी पर्सनैलिटी थी, वो पर्सनैलिटी ही केवल साधु जैसी नहीं थी, बल्कि उनका स्वभाव भी साधुओं जैसा था। लेखक उन्हें 35 सालों से जानता था। अब लेखक बताता है कि वो उसे 35 सालों से जानता था, क्योंकि लेखक ने इससे संबंधित फादर बुल्के से संबंधित स्मृतियाँ उसका वर्णन किया है। वे जहाँ भी रहे अपने प्रियजनों पर ममता लुटाते रहे। वे जहाँ भी रहे अर्थात फादर बुल्के जहाँ भी रहे, वो अपने सगे संबंधियों पर लगा लो या अपने प्रियजन का मतलब है जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, वो मित्र के रूप में भी हो सकता है, पड़ोसी के रूप में भी हो सकता है, अपनों के रूप में भी हो सकता है, परायों के रूप में भी, लेकिन वो उससे प्यार करता हो, प्रिय हो उसका। फादर को याद करना, देखना और सुनना, ये सब कुछ लेखक के मन में अजीब शांति से हलचल मचा देता था कि फादर बुल्के को याद करना, उसको देखना, उसको सुनना, ये सब कुछ चीज़ें लेखक के मन में अजीब शांत सी हलचल मचा देता था। लेकिन देखने में कि जब वो उसे याद करते थे, फादर बुल्के को लेखक जब याद करते थे, उनका याद करना ही उनको अंदर से हिला देता था। उसे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वह उनके साथ काम करते थे। फादर बड़े भाई की भूमिका में सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते थे। इसमें फादर बुल्के के बारे में बताया गया है कि फादर बुल्के उसके बड़े भाई के समान हर समय उसकी सहायता के लिए तैयार रहते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए देवदार पेड़ की छाया के समान था कि जिस प्रकार एक पेड़ सबको समान रूप से छाया प्रदान करता है, चाहे मित्र आ जाए, शत्रु आ जाए, चाहे कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, चाहे कोई महिला आ जाए, पुरुष आ जाए, बच्चा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन जिस प्रकार देवदार या कोई भी पेड़ सभी को समान रूप से छाया प्रदान करता, उसी प्रकार वो सबके साथ समान रहते थे, समान प्यार करते थे। उनमें लेखक को यह समझ नहीं आता कि वह फादर की बात कहाँ से शुरू करे। लेखक को पता नहीं लगता, वो इतने अच्छे इंसान थे कि वह फादर की बात को कहाँ से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे जोश में होते थे। फादर बुल्के जब भी उन्हें मिलते थे, लेखक को मिलते थे, तो वो जोश में होते थे, उत्साह में होते थे। कभी उनके चेहरे पर उदासी नहीं देखी गई, कभी उनके चेहरे पर निराशा नहीं देखी गई, कभी उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार से कोई समस्या या विपत्ति नहीं देखी गई। उनमें प्यार और ममता कूट कर भरी हुई थी। फादर बुल्के में प्यार और ममता भरी हुई थी, कूट का अर्थात कूट कर भरने का तात्पर्य है कि ऐसी ममता जिसके रंग अंग अंग में समाई हुई हो। किसी ने भी कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा। फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब वे सन्यासी होकर भारत आ गए। वो बेल्जियम से भारत में आए थे इंजीनियरिंग की शिक्षा लेकर। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रैम्स चैपल में रहता था। भारत में रहते हुए वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल और अपनी माँ को प्रायः याद करते थे कि रहते भारत में थे वो, लेकिन फिर भी अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल जो बेल्जियम में है उसको याद करते थे, अपनी माँ को याद करते थे। वे अपने विषय में बताते थे
कि उनकी माँ ने उनका बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि यह लड़का हाथ से निकल गया है, और उन्होंने अपनी माँ की बात पूरी कर दी। अर्थात उसके माता पिता, उसकी माँ मजाक में बोल दिया होगा कभी उसकी माता ने कि ये मेरा लड़का मेरे हाथ से निकल गया, अर्थात ये अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से रहता है। तो वो बात उसने सिद्ध कर दी, फादर बुल्के ने। वो भारत में आ गई आगे और उन्होंने अपनी माँ की बात पूरी कर दी। वे सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए। आरंभ के 2 साल उन्होंने धर्माचार्य की पढ़ाई की। जब भारत में आने के बाद भी 2 साल उन्होंने धर्म की शिक्षा ली। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। 9-10 सालों तक दार्जिलिंग में रहे। कलकत्ता से उन्होंने बीए की पढ़ाई की, वहाँ से इंजीनियरिंग करके आए थे, लेकिन आकर यहाँ पर धर्माचार्य की शिक्षा ली। फिर इन्होंने क्या किया, बीए की पढ़ाई की। इलाहाबाद से एमए किया था। उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में पूरा किया था। अर्थात उनका इतना प्रेम था हिंदी के प्रति कि उन्होंने आकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी आकर यहाँ पर बीए की, फिर एमए की। एमए करने के बाद शोध कार्य अर्थात रिसर्च अर्थात पीएचडी प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में पूरी की। उनका शोध कार्य का विषय राम कथा, उत्पत्ति और विकास था। उनका शोध कार्य का विषय था राम की कथा, उनका उत्पत्ति और उनका विकास। उन्होंने मातरलिंक के प्रसिद्ध नामक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। रांची में ही उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। फादर बुल्के मन से ही नहीं अपितु संकल्प से भी सन्यासी थे। वो मन से ही सन्यासी नहीं थे, उन्होंने संकल्प ही ले रखा था सन्यास धारण करने का। अर्थात वो अपना कार्य, जो भी कार्य करते थे उस कार्य के अंदर कहीं ना कहीं सन्यासी जो बातें हैं वो झलकती थी। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ते थे तोड़ते नहीं थे। दिल्ली आकर कभी वे बिना मिले नहीं जाते थे। दिल्ली जब भी आते थे वो लेखक को मिले बिना नहीं जाते थे, अर्थात मिलकर जाते थे। मिलने के लिए सभी प्रकार की तकलीफ़ों को सहन करते थे। चाहे उनको रास्ते में कितनी भी तकलीफ़ें आए, आते जाते ट्रैफिक का सामना करना पड़े या रात हो दिन हो, जैसी भी स्थिति हो वो उनको मिलकर जाते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर बुल्के एक ऐसे इंसान से बाहर से वो आए थे, बाहर से आने के बाद भी भारत की हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा अर्थात संपूर्ण राष्ट्र की भाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। वे उन लोगों पर झुंझलाते थे जो हिंदी भाषा वाले होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते थे, अर्थात हिंदी का निरादर करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफ़ों में उनका साथ देना था। उनका स्वभाव कैसा था कि लोगों के दुखों में, लोगों की तकलीफ़ों में उनके साथ खड़े रहना। उनके मुंह से सांत्वना के 2 बोल जीवन में रोशनी भर देते थे। उनके मुंह से जो सांत्वना के 2 बोल निकलते थे वो लोगों के जीवन में रोशनी भर देते थे। अर्थात वे जिसको भी सांत्वना देते थे वो इंसान अपना दुख भूलकर एक नया जीवन आरंभ करने लग जाता था। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। अर्थात उन्होंने लेखक को समझाया और कहा कि आप शोक न करें कि हर एक घटना से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चला था। जब वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा, वे चिर शांति के लिए की अवस्था में लेटे थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त सन 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेंद्र कुमार, डॉक्टर सत्यप्रकाश, अजीत कुमार, निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक और रघुवंश जी का बेटा आदि लोग थे। साथ में मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण थे। सभी दुखी और उदास थे। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार फल फूल गंध से भरा वृक्ष हम सबसे अलग हो गया।
उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आँच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। अर्थात इसमें लेखक ने फादर बुल्के का लोगों के प्रति कैसा व्यवहार था, एक अच्छा व्यवहार था, उसके बारे में बताया है। लेखक ने बताया है कि फादर बुल्के सभी के साथ प्रेम से रहते थे, सभी के साथ प्रेम से बोलते थे, और एक बार जिससे मिल जाते थे लोग उसे भूलते नहीं थे, इतने अच्छे थे वो। भारत के बाहर से आकर भी भारत की भाषा को अपनाकर और भारत की भाषा को भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में वो स्थापित करना चाहते थे। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को जितना हो सके उतनी बार सुनेंगे ताकि उनको ये कहानी याद रहे।